जय भारत। आज की क्लास में और कुछ प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि ये थोड़ा सा अच्छे से सम हो जाए हमारा। और उसके बाद हम लोग आगे वाले चैप्टर को स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, ये लास्ट क्लास है इसका, तो प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बोलना क्या चाहता था वो देख लो पहले। शो दैट द सेगमेंट ऑफ टेंजेंट टू द कर्व, इस टेंजेंट का जो सेगमेंट बनेगा, ठीक है, कहाँ से किसके बीच में, वाई एक्सिस और पॉइंट ऑफ टेंजेंसी के बीच में, वो कितना आएगा, वो आ जाएगा कांस्टेंट लेंथ का। ये तुमको प्रूफ करना है। ठीक है, तो क्या बोलना चाह रहा है ये, अगर समझो मान लेते कौन सा ग्राफ है, ये वाई इक्वल्स टू ये जो लिखा है ना, ये वाला बड़ा सा, उसका अगर ग्राफ अगर ये होता है समझो, तो तुमको क्या करना है कि किसी भी पॉइंट के ऊपर, अगर मान लेते पी पॉइंट अगर ये है, तो इस पॉइंट के ऊपर तुमको क्या ढूंढना है, टेंजेंट ढूंढना है। बराबर, ये टेंजेंट तुमने ढूंढ लिया। ठीक है, तो ये टेंजेंट ढूंढने के बाद ये जो पॉइंट होगा, ये तुम्हारा पॉइंट क्या है, क्यू है, मतलब टेंजेंट का वाई एक्सिस साथ जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो। तो तुमको करना क्या है कि जो पी क्यू लेंथ है वो क्या है, कांस्टेंट आएगी, ये तुमको बताना है। मतलब तुम ये x1 y1, मतलब ये जो पॉइंट है जो तुमने सपोज कर लिया है, उस पॉइंट के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, ये तुमको बताना है। समझ में आती बात आपको? ठीक है, अच्छा ये प्रॉब्लम इसलिए खास है क्योंकि तुमको ये क्यू की कोऑर्डिनेट तो निकालना पड़ेगा। पी तो तुम सपोज कर लोगे x1 y1, लेकिन क्यू को निकालना पड़ेगा। क्यू को कैसे निकालोगे, जब तक इस टेंजेंट का इक्वेशन तुमको मालूम नहीं पड़ेगा, पी क्यू टेंजेंट का इक्वेशन मालूम नहीं पड़ेगा, तब तक तो तुम क्यू नहीं निकाल सकते हैं। और टेंजेंट का इक्वेशन निकालने के लिए तुमको इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, फिर x1 y1 को यूज़ करना पड़ेगा। बात आ गई अब डिफ्रेंशिएशन की। अब ये इक्वेशन को देख के तुमको डिफ्रेंशिएशन करने का मन भी नहीं करेगा, बराबर ना। तो इसलिए मैं इसको दूसरे तरीके से कर लेता हूँ, मतलब ताकि ऐसे प्रॉब्लम अगर आ गए तो आपको कैसे टैकल करना है इसका अंदाज़ा आ जाए। ठीक है, तो ऐसे अगर बड़े से एक्सप्रेशन अगर आ जाते हैं तो तुम क्या कर सकते हो कि डायरेक्ट पैरामीट्रिक डिफ्रेंशिएशन से भी इसको कर सकते हो। ठीक है, मैं सिर्फ डिफ्रेंशिएशन करने की बात चल रही है। ठीक है, तो एक्स के बदले हम क्या रखें इसके अंदर, ताकि ये जो एक्सप्रेशन है वो कॉम्पैक्ट हो जाए या फिर श्रिंक हो जाए। ठीक है, तो x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, ये इंटू साइन थीटा रखने से मुझे ज़्यादा फायदा पड़ेगा। कॉस रखने से ही फायदा पड़ेगा, लेकिन साइन रखने से ज़्यादा फायदा पड़ेगा। कैसे, अभी देख लो। ये y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पे आएगा a/2, फिर होगा ln, यहाँ पे आ जाएगा a, प्लस हो जाएगा a इंटू कॉस थीटा। ये सही है क्या, देख लो, डिवाइडेड बाय होगा a, माइनस हो जाएगा a इंटू होगा कॉस थीटा। ठीक है क्या, फिर इसके बाद हो जाएगा ये इंटू होगा कॉस थीटा। ये समझ में आ रहा है क्या, एक बार देख लो। ठीक है, कैसे, ये स्क्वायर माइनस ये स्क्वायर साइन स्क्वायर, तो ये स्क्वायर जब बाहर आएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर कितना होगा, कॉस स्क्वायर। तो ये स्क्वायर कॉस स्क्वायर होगा तो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये कॉस थीटा हो जाएगा, बस सीधी सी बात है। ठीक है, अब यहाँ से कितना होगा, ये तो ये/2 ही होगा, और यहाँ से बन जाएगा ये कितना, ये तो कैंसिल होगा, 1 माइनस कॉस थीटा को तुम लिख सकते हो कैसे, 2 टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। और यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा को लिख सकते हो कितना, 2 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। बराबर क्या, 2 कैंसिल हो गया, फिर ये स्क्वायर है तो स्क्वायर को भी नीचे, मतलब ये सीधा सीधा कॉट स्क्वायर थीटा/2 बन गया, और माइनस ये इंटू होगा कॉस थीटा, ऐसा बन गया। सही है ना। ठीक है, तो इसके बाद ये जो 2 है नीचे आके इस ए के साथ कैंसिल होगा, तो मतलब इस 2 के साथ कैंसिल होगा, तो ये इंटू एल एन होगा कॉट थीटा/2, माइनस हो जाएगा ये टाइम्स हो जाएगा कॉस थीटा। ये तुम्हारा y है, बराबर, ये है तुम्हारा y, और x कौन सा है, x है ये इंटू साइन थीटा। ठीक है, तो तुमको निकालना है कि अब कम से कम, अब ये जो एक्सप्रेशन है ना, इससे तो कम ही है, इससे तो कम है, तो इसको डिफ्रेंशिएट करना आसान है। ठीक है ना। ओके, तो आप क्या करोगे, डिफ्रेंशिएट करोगे इसको विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, मतलब तुमको निकालना क्या है कि dy/dx निकालना है एट x1 y1, बराबर ना। तो dy/dx निकाल दो, dy/dx कितना आ जाएगा, ये तो ये का ये होगा, यहाँ पे 1 अपॉन हो जाएगा कितना, कॉट थीटा/2, फिर कॉट थीटा/2 का डेरिवेटिव कितना आएगा, माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा/2। ठीक है, तो माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा/2, और थीटा/2 का डेरिवेटिव 1/2, फिर होगा माइनस ये इंटू कॉस का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, माइनस साइन थीटा। सही है, और टोटल डिवाइडेड बाय कुछ आएगा नहीं आएगा कुछ भी। ठीक है, तो बेकार का नहीं लिखेंगे, तो ये इंटू होगा कितना, एल का तो ये हो गया, क्वाट का ये हो गया, और 1/थीटा/2 का ये हो गया। सही है, इतना आएगा। ओके, और कुछ देख लो, ये इसको थोड़ा कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख दो तो कितना आएगा ये, तो ये का ये होगा, ये ऊपर जाके टैन बन जाएगा, बराबर ना। तो ये टैन थीटा/2,
और ये क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और ये 2 भी नीचे है, और इधर से कितना आ जाएगा, ये प्लस हो जाएगा ये इंटू साइन थीटा। सही है क्या? अब देख लो, ये टैन थीटा बाई 2 मतलब साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 का साइन साइन एक बार कैंसिल, तो ये जो बनेगा 1 ये अपॉन होगा साइन थीटा, और यहाँ पे कितना आएगा, ए इंटू होगा साइन थीटा, ऐसा कुछ बन गया शायद। ठीक है, देख लो ये सही है क्या? यहाँ पे भी माइनस है क्या? ये वाला भी माइनस में है, ये माइनस इसका नहीं भूलो, ये माइनस में है, देखो ये वाला माइनस, ये प्लस होगा, तो ये होगा तुम्हारा माइनस। तो कितना हो रहा है देखो ये, तो ये को कॉमन ले लिया तो शायद बन जाएगा ये, चलो क्या, ये बाई साइन थीटा को कॉमन ले लो तुम, ये बाई साइन थीटा कॉमन लेने से यहाँ पे होगा -1, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, प्लस का प्लस, एक यहाँ पे ये तो निकल गया, नीचे साइन नहीं था, तो ये होगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये कितना होगा, ये हो जाएगा, देखो -1 साइन स्क्वायर थीटा, -1 साइन स्क्वायर थीटा कुछ, चलो कोई बात नहीं लिख ही दो, ये कितना होगा, कॉस स्क्वायर थीटा होगा, लेकिन माइनस में होगा, तो माइनस ये कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय होगा साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा, बस इतना, ये है तुम्हारा कौन सा, डी वाई बाई डी थीटा है ना, ऊपर वाले का। अच्छा, मैंने ये गड़बड़ कर ही दिया वैसे, तो यहीं पे लिख देता हूँ, ठीक है ना। तो ये डी वाई बाई डी थीटा हो गया सिर्फ ऊपर का, और डी एक्स बाई डी थीटा कितना होगा, डी एक्स बाई डी थीटा होगा, साइन थीटा था ना ये, हाँ, तो ये हो जाएगा ये कॉस थीटा। ठीक है, तो देख लो कितना बन रहा है ये, तो ये कॉस थीटा मतलब इसके नीचे भी कॉस थीटा आएगा पूरे का, है ना, इसके नीचे कॉस थीटा आ जाएगा, इसका मतलब ये कॉस थीटा आएगा बराबर ना, तो इसका मतलब इसके नीचे भी ये कॉस थीटा आ जाएगा, इसका मतलब कितना होगा, इसके नीचे भी ये कॉस थीटा आ जाएगा। ठीक है, मतलब एक बार ये कॉस थीटा कैंसिल होके कितना आ जाएगा, माइनस क्वाट थीटा, ये होगा तुम्हारा डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, तो ये तो स्लोप हो गया फिर, x1 मतलब ये पर्टिकुलर x1 y1 के ऊपर कोई ना कोई थीटा वन रहेगा ना, वो थीटा के ऊपर ये स्लोप है। ठीक है, अब देख लेते हैं, अब को चाहिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, कितना आएगा, y माइनस वाई वन, क्योंकि x1 y1 पे चाहिए, यहाँ पे आएगा माइनस क्वाट, ये x1 y1 के रेस्पेक्ट में कोई ना कोई ये स्लोप आएगा, माइनस क्वाट थीटा बराबर ना, तो x माइनस हो जाएगा x1। ठीक है, तो ये होगा तुम्हारा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ये y एक्सिस को कहाँ पे कट करेगा, जहाँ पे x की वैल्यू जीरो होगी वहाँ पे। ठीक है, जहाँ पे x वैल्यू जीरो होगी वहाँ पे ये y एक्सिस कट करेगा, तो y की वैल्यू कितना आ रही है देख लो, तो जब x की वैल्यू जीरो रखोगे तुम तो कितना आ जाएगा, ये y1 प्लस हो जाएगा x1 इंटू होगा क्वाट थीटा, ये सही है क्या देख लो पहले। ठीक है, मतलब तुम्हारा जो ये क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है वो कौन से हैं, 0, क्वाट थीटा प्लस हो जाएगा y1 बराबर, और पी के कोऑर्डिनेट कौन से, x1 y1 मतलब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। सही है ना, तो तुमको निकालना क्या था, पी क्यू डिस्टेंस निकालना था, और ये कैसे आएगा, देखो x1 माइनस जीरो होल स्क्वायर मतलब होगा ये x1 का स्क्वायर, फिर ये y1 माइनस ये करेंगे तो y1 कैंसिल, तो यहाँ पे आएगा x1 का स्क्वायर क्वाट स्क्वायर थीटा। सही है, तो ये बन जाएगा x1 कॉमन आएगा और बाहर निकल गया रूट से, और होगा 1 प्लस क्वाट स्क्वायर मतलब हो जाएगा कोसेक थीटा होगा। सही है, तो ये हो गया तुम्हारा पी क्यू। सही है, तो x1 होगा कोसेक थीटा। अब x1 की वैल्यू तुम्हारे पास मालूम है क्या, कितना है x1 की वैल्यू, ये कॉस ये साइन थीटा था ना, तो वो वैल्यू रख दो यहाँ पे, तो ये इंटू साइन थीटा होगा x1 का वैल्यू, और ये कितना होगा कोसेक थीटा, तो ये कोसेक थीटा और साइन थीटा कैंसिल आपस में हो जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा ये, तो जो पी क्यू लेंथ है वो तो थीटा के ऊपर तो डिपेंड नहीं कर रहा ना, ये तो ये की मतलब कांस्टेंट के बराबर आया, बराबर है क्या, मतलब x1 y1 के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, ये पॉइंट के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। ठीक है, ये कितना आ रहा है, ये आपस में सब कुछ कैंसिल होके सीधा सीधा ये के बराबर आ रहा है। ठीक है, इसलिए ये क्या होगा कि इसका कांस्टेंट आएगा। बस आपको इसमें ध्यान ये रखना था कि अगर ये इतना बड़ा एक्सप्रेशन है तो फिर ये बहुत ज़्यादा होगा, कैलकुलेशन बोल के छोड़ो मत, शायद इसको पैरामेट्रिक फॉर्म से इजीली कर सकते थे हम लोग। ठीक है, समझ मेरी बात आपको, ठीक है, बढ़ते आगे। If the area of triangle included between the axis and the any tangent to the curve x raised to n y a raised to n is constant, then find the value of n। क्या बोला है फिर से एक बार, यहाँ पे कोई भी x एक्सिस और y एक्सिस होगा और ये कोई कर्व होगा। ठीक है, ऐसा कोई कर्व होगा, और क्या बोला कि किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट P के ऊपर तुमको क्या करना है कि टेंजेंट निकालना है।
तो ये रहा तुम्हारा टेंजेंट। ठीक है, ये पॉइंट कौन सा होगा, x1 y1। ओके, अब उन्होंने बोला क्या, इन्होंने बोला ये कि इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर जो टेंजेंट निकालोगे, और मान लेते कि ये कहाँ पे, इसको ए पे कट कर रहा है और इसको बी पे कट कर रहा है। ठीक है, तो ए और बी पे कट करने के बाद इन कोऑर्डिनेट एक्सिस और ये जो टेंजेंट है, इनसे जो बीच में जो एरिया बन रहा है, ये ट्रायंगल का एरिया ये बनेगा ना, ये एरिया बनेगा ना, ये है कांस्टेंट, मतलब x1 y1 के ऊपर डिपेंड नहीं करना चाहिए। तो तुमको n की वैल्यू कितना आएगी वो बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले तुमको इसका एरिया निकालने के लिए ये बेस और ये हाइट चाहिए, मतलब ए के कोऑर्डिनेट और बी के कोऑर्डिनेट मालूम होना चाहिए। अब ए के कोऑर्डिनेट और बी के कोऑर्डिनेट कब मिल सकते हैं, अगर तुमको इस लाइन का इक्वेशन मिलेगा। तो इस लाइन का अगर इक्वेशन मिल गया तो तुम क्या करोगे, इसमें y की वैल्यू जीरो की हो तो ए के कोऑर्डिनेट निकल जाएंगे, x की वैल्यू जीरो की हो तो बी के कोऑर्डिनेट निकल जाएंगे। मतलब तुमको बस इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना, यही तुम्हारा मेन टास्क है। ठीक है, और इक्वेशन क्या है, x का पावर n है इंटू वाई इक्वल हो जाएगा ए का पावर एन। ठीक है, तो डिफ्रेंशिएट कर लिया तो एक्स का पावर एन डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई होगा, और यहाँ पे एन आएगा, एक्स का पावर होगा एन माइनस वन, और ए का पावर एन कितना होगा, वो होगा जीरो। सही है, तो यहाँ से तुमको डी वाई बाई डी एक्स आराम से मिल सकता है। तो डी वाई बाई डी एक्स कितना मिल गया, माइनस हो जाएगा एन इंटू वाई, और एक्स का पावर होगा एन माइनस वन, और डिवाइडेड होगा एक्स का पावर एन। सही है, तो कि इसको कैंसिल आउट कर लो, तो ये मिल जाएगा तुमको माइनस एन इंटू वाई डिवाइडेड बाय होगा एक्स, और ये क्या है तुम्हारा डी वाई बाई डी एक्स है। और तुमको कहाँ निकालना है, एक्स वन वाई वन के ऊपर अगर निकालना है तो ये रहा तुम्हारा एक्स वन, ये हो रहा वाई वन। ठीक है, तो ये होगा तुम्हारा स्लोप एट पी। ठीक है, अगर ये स्लोप है तुम्हारा तो तुमको निकालना क्या है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल देना है। तो ये कितना आएगा, वाई माइनस वाई वन इक्वस टू, पॉइंट तो यही था, माइनस एन इंटू वाई वन होगा डिवाइडेड बाय होगा एक्स वन, तो एक्स माइनस हो जाएगा एक्स वन। सही है, अब इसके अंदर जब तुमने एक्स की वैल्यू जीरो रख दिया तो वाई की वैल्यू कितना मिलेगी, एक्स की वैल्यू जीरो रख दिया तो ये होगा जीरो, तो एक्स वन भी कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस भी कैंसिल होगा। तो क्या क्या हो गया, एक तो ये है ही नहीं इसके अंदर, इधर से वाई वन आ जाएगा पहले तो, और ये तो है नहीं तो एक्स वन कैंसिल, और ये हो जाएगा प्लस हो जाएगा एन इंटू वाई वन बराबर। इसका मतलब जो तुम्हारा बी है ना, ये कौन सा पॉइंट है, तुमने कौन सा बोला, बी बोला है ना। हाँ, जब एक्स वैल्यू जीरो रखेंगे तो बी पॉइंट मिलेगा ना, तो बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे आएंगे, जीरो कॉमा एन प्लस वन इंटू हो जाएगा वाई वन, ये होगा तुम्हारा बी कोऑर्डिनेट, बी के कोऑर्डिनेट्स बराबर। अब तुमको ए के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, फिर जैसे वाई की एक्स वैल्यू जीरो रख रहे थे वैसे वाई की वैल्यू अब जीरो रखना पड़ेगा। जब वाई की वैल्यू जीरो रखोगे इसमें तो कितना आ जाएगा, वाई की वैल्यू जीरो रखो ना, ये वाला जब जीरो रखोगे तो एक्स वन की वैल्यू मिल जाएगी तुमको, मतलब एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। कैसे मिलेगी देखो, ये होगा जब ये वैल्यू जीरो होगी ना, ये वाली, तो ये माइनस कैंसिल, ये वाई वन और ये वाई वन कैंसिल, माइनस भी तो कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, एक्स की वैल्यू जो आएगी एक्स वन, मतलब ये इधर आके प्लस हो जाएगा, और ये होगा एक्स वन बाई एन होगा शायद, प्लस हो जाएगा एक्स वन बाई एन, ये बराबर है क्या देख लो पहले। पहले तो ये वाई वन कैंसिल होगा, माइनस माइनस कैंसिल होगा, तो एन नीचे आ गया, ये एक्स वन ऊपर चला गया, तो एक्स वन बाई एन होगा, और माइनस एक्स वन इधर आके प्लस एक्स वन होगा, तो ये होगा तुम्हारा एक्स कोऑर्डिनेट और ये वाई कोऑर्डिनेट। तो तुम्हारे ए के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे कैसे, एक्स वन प्लस हो जाएगा एक्स वन अपॉन एन, कॉमा हो जाएगा जीरो। सही है, ओके। अब तुमको चाहिए एरिया। ठीक है, तो एरिया कैसे निकलेगा, उस ट्रायंगल का जो एरिया है हाफ टाइम्स कितना आना चाहिए, देखो इस ट्रायंगल का एरिया चाहिए तुमको ना, तो हाफ टाइम्स ये बेस इंटू हाइट होगा, तो ओ ए इंटू होगा ओ बी बराबर, तो ये कितना होगा ओ ए इंटू होगा ओ बी, तो कितना होगा ये हाफ टाइम्स होगा ओ ए कितना है, ये होगा एक्स वन प्लस हो जाएगा एक्स वन अपॉन एन। ठीक है, ये तो इसका बेस तो ये होगा ना, और हाइट कितना होगा, हाइट होगा एक्स वन प्लस हो जाएगा, मतलब एन प्लस वन इंटू होगा वाई वन। सही है, बस ये होगा, तो इसको सिंप्लीफाई कर देना है, तो कितना आएगा, ये हाफ होगा, ये होगा एन प्लस वन, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय एन इंटू होगा एक्स वन, मतलब एक्स वन कॉमन ले लिया, और एन प्लस वन डिवाइड बाई एन हो गया, और इधर से ही कितना आएगा एन प्लस वन और होगा वाई वन। सही है,
तो आप क्या करोगे, अब देखो यहाँ से ये होगा हाफ का हाफ n+1 का स्क्वायर डिवाइड बाय होगा n और होगा x1 इंटू होगा y1। अब ये x1 y1 यहाँ पे नहीं होना चाहिए क्योंकि x1 y1 के ऊपर डिपेंड नहीं करना चाहिए ना एरिया। तो इसलिए तुम y1 की वैल्यू जो है ना y1 x1 किसके ऊपर है, देखो x1 y1 इस कर्व के ऊपर है, मतलब किसके ऊपर है, ये x रेस टू एन वाई इक्वल्स टू जाएगा ए रेस टू एन, बराबर ना। इस कर्व के ऊपर x1 y1 है तो इसका मतलब कितना आएगा x1 का पावर n y1 इक्वल्स टू जाएगा a का पावर n। तो यहाँ से तुम क्या करो y1 की वैल्यू निकाल दो, कितना आ जाएगा a का पावर n डिवाइडेड बाय होगा x1 का पावर n ऐसे। तो ये जो y1 की पावर y1 की जो वैल्यू है वो कहाँ पे रख दो, यहाँ पे रख दो, तो तुमको क्या मिल जाएगा कि एक वेरिएबल में तुम्हारा इक्वेशन बन जाएगा, ये एरिया बन जाएगा। तो यहाँ पे n+1 इसका स्क्वायर होगा डिवाइडेड बाय होगा n और x1 का तो x1 रखेंगे, यहाँ पे आएगा a का पावर n डिवाइडेड बाय होगा x1 का पावर n, ये y1 की वैल्यू हो गई। तो यहाँ पे x1 है, यहाँ पे x1 है, बाकी सब कुछ कांस्टेंट है अभी। तो 1/2 n+1 इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय n और ये a का पावर n, ये सब कुछ कांस्टेंट है और x1 का पावर होगा 1 - n, ये ऐसा बन गया। अब ये है तुम्हारा एरिया। अब अगर ये कांस्टेंट चाहिए, अगर ये एरिया कांस्टेंट चाहिए तो इसका मतलब तुम्हारा जो पॉइंट है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करना चाहिए। और पॉइंट कौन सा है यहाँ पे, ये वाला पॉइंट है तुम्हारा, बराबर ना, जहाँ पे टेंजेंट बनाया था तुमने वो यहाँ पे, बस इतनी वैल्यू इसके ऊपर डिपेंड हो रही है, बस ये वैल्यू यहाँ पे नहीं होना चाहिए। और ये वैल्यू नहीं कब होगी, जब इसका पावर 1 - n का वैल्यू अगर जीरो होता है तो समथिंग का पावर जीरो कितना आएगा, वो 1 होगा और ये इसका इफेक्ट निकल जाएगा। इसका मतलब n की वैल्यू कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अगर n की वैल्यू अगर 1 होती है तब जाके ये जो एरिया बनेगा टेंजेंट से वो कितना होगा, कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ वो होता है कांस्टेंट। अगर हाइपरबोला अगर आपने पढ़ लिया है तो हाइपरबोला में ये प्रॉपर्टी थी, अगर कोई भी अगर हाइपरबोला होता है तो अगर किसके टेंजेंट के साथ, टेंजेंट और कोऑर्डिनेट एक्सिस जो ये ट्रायंगल बनता है उसका एरिया हमेशा ही कांस्टेंट होता है, और ये एक्स एन की वैल्यू 1 रखने से ये हाइपरबोला ही बन रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। A function y equals to fx has a second order derivative f double dash of x equals to 6 into x minus 1 if its graph passes through 2, 1 and at the point tangent to the graph is, ये है मतलब क्या है कि तुमको y डबल डैश दे दिया, ठीक है, कितना ये है 6 into x - 1, ठीक है। तुमको क्या बोला कि जो f ऑफ x है कहाँ से पास कर रहा है, ये पास कर रहा है 2, 1 से, और इस 2, 1 के ऊपर जो टेंजेंट है वो कितना है, ये है, बराबर है क्या। इसका मतलब ये 2, 1 इसके ऊपर होना चाहिए। पहले तो ये क्या देख लो, ये तो यहाँ पे 2 आएगा और यहाँ पे कितना 1 रखेंगे, एक्स के पहले कितना रख देंगे 2 रख देते तो ये 6 - 5 कितना होगा 1 होगा, बराबर ना, और इधर भी 1 है तो बराबर है, बराबर ना। और 2, 1 के ऊपर इसका जो टेंजेंट आएगा एफ ऑफ एक्स, मतलब टेंजेंट का जो स्लोप आएगा कितना आना चाहिए 3 आना चाहिए। और टेंजेंट का स्लोप कैसे निकालते हैं हम लोग, इसका डेरिवेटिव निकालते हैं और उसके अंदर क्या रखना पड़ेगा, उसके अंदर रखना पड़ेगा 2, 1 ना। 2, 1 रखेंगे तो इसका जो आंसर आना चाहिए कितना आना चाहिए 3 आना चाहिए। एफ डैश ऑफ कितना 2 कितना होगा, ये मतलब ये जो लिखा है मैंने क्या लिखा है वैसे एफ डैश ऑफ 2 की वैल्यू लिखा है, बराबर है क्या, ये कितना है 3 होगा। डेरिवेटिव निकालेंगे, डेरिवेटिव निकालने के बाद उसके अंदर एक्स के बदले कितना रख देंगे 2 रख देंगे, सही है। तो एफ डैश ऑफ 2 कितना होगा, वो हो जाएगा 3, बराबर। ओके, मतलब ये दे दिया है। और फंक्शन कहाँ से पास कर रहा है, ये जो फंक्शन है 2, 1 से भी पास कर रहा है, ठीक है। मतलब y इक्वल्स टू अगर एफ एक्स है तो एक्स की वैल्यू जब 2 रखेंगे तो कितना आएगा, एफ ऑफ 2 की वैल्यू कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए, बराबर है क्या। तो यहाँ से एक और कंडीशन मिल गई, एफ ऑफ 2 की वैल्यू कितना आ जाएगी, ये आ जाएगी 1। तो तुम्हारे पास ये दो कंडीशंस मालूम है, ये कंडीशन और एक कंडीशन, तुमको एफ ऑफ 0 की वैल्यू निकालना है, ठीक है। कैसे निकालेंगे, देखो तुमको एफ डबल डैश ऑफ एक्स दे दिया है, मतलब एफ ऑफ एक्स निकालना पड़ेगा। तो एफ ऑफ एक्स निकालने के लिए अगर डेरिवेटिव दे दिया है और अगर उसको कम करना है तो उसकी उल्टी प्रोसेस क्या होती है, इंटीग्रेशन। तो एफ डबल डैश ऑफ एक्स है तो इसको तुमने क्या किया कि इंटीग्रेट कर लिया विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो 6 टाइम्स हो जाएगा, 6 टाइम्स हो जाएगा x - 1 इंटू डी एक्स, बराबर है क्या। तो इसका जो डेरिवेटिव आएगा कितना आएगा, ये आएगा एफ डैश ऑफ एक्स, बराबर है क्या। और इधर से कितना आ जाएगा 6 हो जाएगा एक्स स्क्वेयर बाय होगा 2 माइनस हो जाएगा एक्स और ये प्लस हो जाएगा सी, सही है। तो ये होगा तुम्हारा एफ डैश ऑफ एक्स, इसका, इससे क्या है इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। अब इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट निकाल सकते हो क्या,
बिल्कुल, इसके लिए आपको एक इनिशियल कंडीशन होना चाहिए यहाँ पे। तो एफ डैश ऑफ एक्स के बीच में कंडीशन है क्या? बिल्कुल है। तो जब एक्स की वैल्यू तुमने यहाँ पे 2 रख देते हैं तो एफ डैश ऑफ 2 की वैल्यू तुमको मालूम है। तो एफ डैश ऑफ 2 कितना होगा? वो तो होगा 3 और ये कॉस्ट कितना आ जाएगा? ये 6 टाइम्स हो जाएगा कितना? ये एक्स की वैल्यू 2 रख रहे हैं ना, तो ये कितना होगा ये? तो ये होगा 2 का स्क्वायर कितना? 4, 4/2 मतलब 2 और 2 - 2 होगा 0, तो ये होगा 0 और प्लस हो जाएगा सी। तो सी की वैल्यू कितना आ जाएगी? 3। तो सी की वैल्यू आ जाएगी 3। सही है। तो सी की वैल्यू 3 रख दो इसके अंदर, तो तुमको क्या मिल जाएगा? एक इक्वेशन, ये फंक्शन मिल जाएगा एफ डैश ऑफ एक्स। कितना आ रहा है देखो, ये होगा 3x² माइनस हो जाएगा 6x और सी की वैल्यू कितना? 3 रख दो इसके अंदर। सही है। और अब तुमको चाहिए एफ ऑफ एक्स, तो अगर एफ ऑफ एक्स चाहिए तो इसको एक और बार डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा फिर, बराबर ना? तो इसको डिफरेंशिएट सॉरी इंटीग्रेट करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि एफ डैश ऑफ एक्स दे दिया है ना, तो इसका मतलब इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये होगा कितना? एफ एक्स और इधर से कितना आ जाएगा? 3 टाइम्स हो जाएगा x³ डिवाइड बाई 3 माइनस हो जाएगा 6x² डिवाइडेड बाई होगा 2 प्लस हो जाएगा 3x प्लस हो जाएगा एक और कांस्टेंट इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c। सही है क्या? तो उसका मतलब तुम्हारा एफ एक्स जो मिला, 3 कैंसिल होने के बाद x³ फिर कितना आएगा? ये आएगा 3 टाइम्स ऑफ x² प्लस हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ x प्लस हो जाएगा c और ये होगा तुम्हारा एफ एक्स। सही है क्या? तो ये होगा तुम्हारा एफ एक्स। तो तुमको क्या करना है अभी? पहले तो सी की वैल्यू निकाले थे, सी की वैल्यू निकालने के लिए इनिशियल कंडीशन यहाँ पे दे दिया है, बराबर। तो एक्स की वैल्यू कितना होगी? 2। तो जब एक्स की वैल्यू 2 रखेंगे इसके अंदर तो तुमको मिल जाएगा क्या? सी की वैल्यू। तो एफ एक्स की वैल्यू 2 रखने से एफ ऑफ 2 आएगा। एफ ऑफ 2 की वैल्यू तो ऊपर दिया था कितना है? 1 के बराबर ना एफ ऑफ 2 की वैल्यू, बराबर। तो तुम यहाँ पे रख दो एफ ऑफ 2 की वैल्यू, तो कितना आएगा? 1 इक्वल्स टू ये कितना? 2 रखने से यहाँ से 8 और ये कितना आएगा? ये होगा शायद 12, फिर इधर से आएगा 6, फिर आएगा सी के बराबर। ठीक है। तो कितना हो रहा है? 8 + 6 होगा 14, 14 होगा और 14 - 12 हो जाएगा कितना? 2। तो सी की वैल्यू कितना आ जाएगी? -1 आ जाएगी। ठीक है। तो तुम्हारा जो पूरा जो एक्सप्रेशन है क्या मिल गया देखो, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स जो मिला तुमको, ये x³ 3 टाइम्स x² फिर 3x और यहाँ पे -1। सही है। तो ये मिल गया तुमको एफ ऑफ एक्स। ठीक है। तो अब क्या चाहिए तुमको? एफ ऑफ 0 चाहिए। तो एफ 0 अगर चाहिए तो कैसे निकलेगा 0? तो इसमें 0 इसमें 0 इसमें 0 रख दो तो -1 आ जाएगा आंसर। और यही निकालने के लिए बोला था तुमको। एफ 0 कितना आएगा? -1। सही है। तो ये आएगा आंसर तुम्हारा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। Let's see be the curve y equals to x³ where x takes all real values. The tangent at A meets the curve again at B. ठीक है। If the gradient at B is k times the gradient at A. ये जो gradient होता है ना वो slope होता है, हाँ? ये gradient का मतलब क्या होता है? slope होता है। ठीक है, ये याद रखना। चलो मैं इधर लिख देता हूँ। gradient का मतलब होता है slope, मतलब dy/dx। ओके। स्लोप का दूसरा नाम क्या होता है? ग्रेडियंट। ये अच्छे से याद रख लेना, क्योंकि ये ग्रेडियंट अगर आ गया तो शायद ये वर्ड की वजह से फिर क्वेश्चन सॉल्व करना मत भूलना। ठीक है। तो क्या बोला कि कोई कर्व है y इक्वल्स टू x³ और उसका जो टेंजेंट एट ये के ऊपर जो टेंजेंट निकालेंगे तो ये b के ऊपर मीट करेगा। इफ द ग्रेडियंट एट b इज k टाइम्स द ग्रेडियंट एट a, मतलब तुम्हारा क्या है कि तुमको 2 पॉइंट के ऊपर की बात चल रही है। तो मतलब 2 पॉइंट के ऊपर की स्लोप की बात चल रही है। तो इसका मतलब dy/dx एट b की बात चल रही है और dy/dx एट a की बात चल रही है। ये दो चीज़ें चल रही है, बराबर ना? तो क्या रिलेशन देख लो। इसने क्या बोला कि ग्रेडियंट इफ द ग्रेडियंट एट b, मतलब ये जो वैल्यू है वो कैसा है? k टाइम्स ग्रेडियंट एट k है, मतलब ये के ऊपर जो ग्रेडियंट है उसका k टाइम्स है। ये कुछ रिलेशन है। ठीक है। तो तुमको क्या निकालना है फिर? के की वैल्यू निकालना है बस ऐसे। ठीक है। तो भाई सबसे पहले क्या बोला कि ये पॉइंट को कुछ कंसिडर करना पड़ेगा हमको। ठीक है। तो ये पॉइंट को हम लोग बोल देते हैं x1 y1। ठीक है। x1 y1 बोलो या फिर x की वैल्यू t मान लो तो y की वैल्यू t³ हो जाएगी। पैरामेट्रिक फॉर्म में जाना तो ऐसे भी जा सकते हो, मतलब ना
चलो ऐसा ऐसा ही कर लेते हैं ना, क्योंकि ये दो दो वेरिएबल मानने के बजाय, क्योंकि सॉल्व भी करना है ना, इसलिए तो एक ही वेरिएबल में आया तो अच्छा रहेगा। या फिर ऐसा रख दे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा वैसे ना, x1 y1 रखने से ही कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। या फिर तुम ऐसा करोगे तो बहुत अच्छा पड़ेगा, है ना, t और t क्यूब रखोगे ना, तो इससे क्या होगा कि तुम्हारा दो वेरिएबल के बदले एक ही वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगा, ये पैरामीट्रिक फॉर्म में आ जाएगा। तो कौन से भी तरीके से जाओ आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, मैं इसी से जाता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना आए। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट डायरेक्ट स्लोप टी के टर्म में आएगा तो आराम से इसकी वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, तो डिफ्रेंशिएट कर लिया तो कितना आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स। कितना होगा इसके, इधर से होगा 3x² और इसके अंदर कितना रख दिया तुमने, x1 y1 रख दिया, तो ये कितना होगा 3x1 का स्क्वायर होगा। ठीक है, अब ये होगा तुम्हारा स्लोप, सही है, ये हो गया स्लोप। ठीक है, टी के टर्म में जाओ यार, ये टी के टर्म में जाओगे ना तो डायरेक्ट क्या होगा कि एक वेरिएबल में तुम्हारा इक्वेशन आ जाएगा। तो कितना होगा 3t का स्क्वायर, ये होगा तुम्हारा स्लोप। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगा, y माइनस वाई वन, ठीक है ना, इक्वल्स टू जाएगा कितना, स्लोप, स्लोप कितना है डी वाई बाई डी एक्स है, और x माइनस हो जाएगा x1, सही है। अब तुम क्या करोगे, यहाँ पे स्लोप रख दोगे और यहाँ पे पॉइंट रख दोगे, तो y माइनस वाई वन कितना है, ये होगा टी क्यूब, और ये स्लोप कितना है 3 टाइम्स होगा टी स्क्वेयर, और यहाँ पे कितना आएगा x माइनस हो जाएगा टी, सही है, ऐसा कोई आएगा इक्वेशन। तो y इक्वल्स टू हो जाएगा कितना, 3t² इंटू एक्स माइनस हो जाएगा 3t³ और प्लस हो जाएगा t का पावर 3, सही है क्या। तो इसका जो इक्वेशन आएगा y इक्वल्स टू कितना आएगा, 3t² इंटू एक्स माइनस हो जाएगा 2t³, बस ये होगा इक्वेशन, सही है। अब ये जो इक्वेशन है, क्या बोला उसने, ये है टेंजेंट का इक्वेशन। अब ये टेंजेंट का इक्वेशन कहाँ पे है, एट ये के ऊपर है, बराबर ना। अब यही टेंजेंट जो है इस कर्व को दोबारा कट करने वाला है, कौन से, y इक्वल्स टू एक्स क्यूब को दोबारा कट करने वाला है। कहाँ पे कट करेगा, अब वो पॉइंट अगर तुमको निकालना है तो किसके साथ सॉल्व करना पड़ेगा, y इक्वल्स टू एक्स क्यूब के साथ इसको सॉल्व करना पड़ेगा, सही है। या फिर दूसरा पॉइंट मान लेते हैं जहाँ पे कट कर रहा है, वो पॉइंट कौन सा मान लेते हैं, t1, t1 क्यूब मान लेते हैं। ये कौन सा पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, बराबर ना। तो इसका मतलब ये लाइन, सिचुएशन क्या समझ में आ रही है बात आपको, यहाँ पे कोई टेंजेंट बनाना था तुमको, यहाँ पे जो टेंजेंट बनाना है ये वाला, ये के ऊपर जो टेंजेंट बनाना है, ये पॉइंट कौन सा है तुम्हारा, t, t³ है, ये टेंजेंट बी के ऊपर से, बी से पास करेगा। ठीक है, तो बी के ऊपर जो टेंजेंट बनेगा वो कौन सा बनेगा, मतलब बी के जो कोऑर्डिनेट है तुमने क्या माना, t1, t1 क्यूब ये माना। ठीक है, अगर ये जो टेंजेंट है बी से पास कर रहा है तो ये जो पॉइंट है वो भी तो इसके साइड साइड करना चाहिए ना, सही है क्या। तो ये पॉइंट इसमें रख दो, तो कितना आएगा, ये होगा t1 का क्यूब इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 3t² इंटू होगा t1 माइनस हो जाएगा कितना, 2t का क्यूब, सही है। तो तुमको क्या निकालना है यहाँ से, t1 की वैल्यू निकालना है, सही है, t1 की वैल्यू निकालना है। तो t1 निकाल दो, कितना आएगा, तो t1 का क्यूब माइनस हो जाएगा 3t² इंटू होगा t1 प्लस हो जाएगा 2t³ और इक्वल्स टू 0 होगा। ठीक है, तो t1 की वैल्यू हिट एंड ट्रायल से देख लेते कितना आएगी। ठीक है, तो t1 की शायद वैल्यू अगर t मान लेता हूँ मैं, ठीक है, t मान लेता हूँ तो कितना आ रहा है देख लो, ये होगा कितना, t1 का क्यूब मतलब t का क्यूब होगा, यहाँ पे -3t² होगा, और ये सही है, मतलब t1 की वैल्यू एक तो t हो सकती है या फिर दूसरा कुछ होता है मालूम नहीं, लेकिन हम लोग इसमें से पहले तो t निकाल देते बाहर। मतलब t1 की वैल्यू, t1 के बीच में इक्वेशन है, तुमको t1 की वैल्यू निकाल देना है, बराबर किसके टर्म में, t के टर्म में। तो t1 इस मतलब t इसका रूट है, तो पहले तुम इसका निकाल दो रूट, तो होगा 3t², फिर आएगा कितना, मतलब इसके बीच में एक जीरो एक आएगा, t1 का क्यूब है, t1 का स्क्वायर नहीं था इसलिए उसके बदले जीरो, और यहाँ पे 2t³ आएगा, तो ये जैसे कि वैसे 1 नीचे, यहाँ पे आएगा t, तो ये 0 प्लस t होगा t, और ये होगा t², तो होगा कितना, -2t², और ये -2t² और ये होगा 2t³ माइनस में, तो ये होगा 0, तो तुम्हारा दूसरा रूट यहाँ से आने वाला था, तो t1² प्लस हो जाएगा t इंटू t1 माइनस हो जाएगा 2t का स्क्वायर और इक्वल्स टू 0, और यहाँ से तुम्हारा जो रूट आएगा, देखो क्या आएगा रूट इसमें से, यहाँ से आएगा, इसके फैक्टर बना दो तो होगा -2t1 नहीं +2t1 माइनस टी, ऐसा है -2t प्लस 2t माइनस टी आएगा, तो 2t माइनस टी ये t बन जाएगा, तो इसका मतलब
T1 का वैल्यू एक तो आएगा -2t या फिर आएगा t, ये इसके दो रूट्स हो गए इसके, ठीक है, और एक यहाँ पे एक रूट था। तो मतलब टोटल 3 रूट कौन से आ गए तुम्हारे, t तो 2 बार आ गया और एक आ गया -2t, t तो 2 बार आ गया, एक आ गया -2t, बराबर ना। इसका मतलब जो t के ऊपर जो टेंजेंट है, t के ऊपर जो टेंजेंट है, इस कर्व को दोबारा कट करेगा कहाँ पे, इसी कर्व को, इसी कर्व को। तो ये जो T1 है, ये जो T1 है, ये जो T1 है वो कितना होगा, ये होगा -2t, सही है। t के टर्म में अगर चाहिए तो -2t ये होगा, सही है। तो ये पॉइंट भी मिल गया, फिर -2t कोमा हो जाएगा कितना, ये होगा -8t³ हो जाएगा ये दूसरा पॉइंट, सही है। तो अब यहाँ पे रख देते फिर, अब dy/dx कितना है तुम्हारा, ये है 3t², बराबर है क्या, मतलब ये है ना 3x² है ये तुम्हारा dy/dx। तो यहाँ पे तुम रख दो ये वैल्यू, ठीक है। dy/dx एट कितना, b के ऊपर कितना आएगा, तो यहाँ पे जो x1 है कितना आएगा, -2t है, किसके ऊपर, b के ऊपर, x की वैल्यू, और a के ऊपर कितना है, सिर्फ t है, सही है ना। यही तो a के ऊपर x का वैल्यू है ना, a के ऊपर x का वैल्यू कितना है, वो तो t के बराबर है, और डेरिवेटिव कितना है, 3x² है। तो तुम यहाँ पे dy/dx एट b कितना आएगा, ये आएगा 3 टाइम्स कितना आएगा, x1 कितना होना चाहिए, -2t, इसका होगा स्क्वेयर, बराबर है क्या ये, यहाँ पे सब यहाँ पे देख रहे हो क्या, ये होगा 3x1 का स्क्वेयर ना, मतलब x1 मतलब क्या होगा, ये b के लिए -2t है, ये कितना होगा, ये होगा k टाइम्स कितना, 3 टाइम्स कितना होगा, यहाँ पे a के ऊपर जो टेंजेंट बनेगा, x के बदले कितना रखना पड़ेगा, t, तो होगा इसका स्क्वायर, ठीक है। तो ये 3 और ये 3 तो कैंसिल हो गया, t² भी कैंसिल हो जाएगा, तो k की वैल्यू कितना आ जाएगी, 4, सही है। तो k की वैल्यू कितना आ गई, 4 आ गई। देख लो आंसर है क्या, ये है, ये ऑप्शन है, ओके। समझ मेरी बात आपको, आगे बढ़ते हैं। टेंजेंट एट पॉइंट P1 on the curve y equals to x cube meet the curve again at P2. The tangent at P2 meet the curve again at P3 and so on. P1 has ordinate 1, 1, then the sum of, मतलब क्या है कि ये वही प्रॉब्लम है लास्ट वाला ही, ठीक है। मतलब P1 के ऊपर टेंजेंट निकालो, P2 के ऊपर कट करेगा, तो P2 के ऊपर जो टेंजेंट निकालो वो P3 के ऊपर कट करेगा, P3 के ऊपर जो टेंजेंट निकालो वो P4 के ऊपर कट करेगा, ऐसे। मतलब जिस वाले पहला टेंजेंट जिस वाले पॉइंट पे कट कर रहा है उस पे टेंजेंट बनाते जाना है, वो जहाँ पे कट कर रहा है उसके ऊपर टेंजेंट करना है, इसे रिकर्सिवली करते जाना है, ठीक है। तो क्या है कि ये x1 x2 x3 जो है P1 P2 P3 के एब्सिसाज है। P1 का जो एब्सिसा है कितना, x1 है, मतलब 1 है, तो तुमको ये सारे जो एब्सिसा का रेसिप्रोकल करके उसका सम करना है, ठीक है। तो ये लास्ट वाला जो प्रॉब्लम है ना उसका ही हम लोग यूज़ कर लेते हैं थोड़ा सा डेटा, तो आगे के लिए हमको काम आ जाएगा। लास्ट वाली प्रॉब्लम में हमने क्या किया था कि ये सिचुएशन थी कि यहाँ पे हमने टेंजेंट बनाया था और ये पॉइंट हमने क्या बोला था, ये बोला था हमने टी, ठीक है ना, और ये कौन सा होगा, ये होगा t³, बराबर ना। और यहाँ पे जो टेंजेंट आया था दोबारा कट कर गया, ये तुम्हारा P1 पॉइंट है और ये तुम्हारा क्या है, P2 पॉइंट है। तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स आ गए थे, इसका कितना आया था, -2t कॉमा आया था -8 सही है क्या। तो इसका मतलब ये हुआ अगर यहाँ पे t था तो इसको तुमको P2 के लिए कितना हुआ, -2t हुआ, सही है ना। तो जब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, टेंजेंट बनाएंगे, यहाँ पे जो टेंजेंट बनाएंगे तो ये भी दोबारा कहीं ना कहीं कट करने वाला है इसको, ठीक है। समझ मान लेते हैं कि ये जो कर्व है ऐसा कुछ है और यहाँ पे जो टेंजेंट है ये यहाँ पे कट कर गया, तो ये होगा तुम्हारा P3। अगर यहाँ पे t था तो इसको -2 से मल्टीप्लाई होके P2 का कोऑर्डिनेट बना, तो ये अगर तुम्हारा t है, समझो ये अगर t है तो P3 का कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, P3 का कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, ये -2 से मल्टीप्लाई होगा इसका t कितना है, -2t है, सही है क्या। तो कितना बन गया है, 4t बनेगा। मतलब क्या है कि तुम्हारा P1 क्या है, उसका जो पैरामीटर है वो कितना है, t है, और पॉइंट क्या बनेगा, ये बनेगा t, t³। ये समझ में आ रहा है क्या,
इसका पैरामीटर कितना है, y इक्वल्स टू एक्स क्यूब है ना, तो इसका पैरामीटर कितना है, एक्स की वैल्यू टी रख दिया तुमने, तो एक्स की वैल्यू टी रखी है तो y की वैल्यू कितना आएगी, टी क्यूब आएगी, ये पैरामीटर टी है। P1 के ऊपर टेंजेंट बनाएंगे तो ये करेगा कहाँ पे, P2 के ऊपर कट करेगा, तो उसका जो पैरामीटर है, ये लास्ट वाले एग्जाम्पल में वही निकाला था हमने। देखो T1 की वैल्यू कितना आ गई थी, -2t आई थी ना, मतलब जो P2 जो कोऑर्डिनेट है उसका जो पैरामीटर है कितना आया था, ये इसका जो T1 है कितना आएगा, -2t आएगा, मतलब इस t के बदले कितना आया, -2t, मतलब इसका t इसका -2t के बराबर है। समझ मेरी बात आपको, इसका मतलब ये हुआ कि जो P2 पॉइंट है उसका जो पैरामीटर क्या बनेगा, -2t बन जाएगा। सही है, -2t बन जाएगा। इसका मतलब अब इसका पैरामीटर -2t, तो पॉइंट क्या बनेगा, पॉइंट बनेगा -2t, -2t का पावर 3। सही है, तो कौन सा पॉइंट है फिर ये बन जाएगा -2t, -8 सही है। ओके, अब इसके बाद अब यही पॉइंट कितना होगा, यही पॉइंट अब इसके ऊपर जो टेंजेंट बनेगा, इसके ऊपर जो टेंजेंट बनेगा P2 के ऊपर, ये कहाँ पे कट करने वाला है, P3 के ऊपर कट करने वाला है। सही है, तो अब इसका पैरामीटर क्या बनेगा, अगर ये -2t है, ये अगर -2t है तो इसको फिर से -2 से मल्टीप्लाई होगा ना, यहाँ पे t था तो -2 से मल्टीप्लाई होगा। अब यहाँ पे कितना है t, -2t है, तो इसका मतलब इसको भी -2 से मल्टीप्लाई होगा, तो -2t ये उसका पैरामीटर बन जाएगा किसका, P3 का। ये कितना बन रहा है फिर ये होगा 4t, और यहाँ पे कितना आएगा 4t का क्यूब, तो 64 होगा t क्यूब। सही है क्या, ये कितना होगा, माइनस माइनस प्लस तो 4t होगा, और ये 4t इसका क्यूब करेंगे तो कितना आएगा, 4 का क्यूब होगा 64 और 64t क्यूब होगा, ये होगा तुम्हारा पॉइंट। फिर इसके बाद अब यहाँ पे जो टेंजेंट बनेगा किसके ऊपर, P3 के ऊपर, ये कहाँ पे कट करने वाला है, P4 पे, तो उसका पैरामीटर क्या होगा, इसका पैरामीटर कितना है, 4t है ना, तो इसको फिर से 2 से मल्टीप्लाई कर लो, इसको फिर से मल्टीप्लाई कर लिया 2 से, तो कितना आएगा, 4 -2 इंटू होगा 4t, ये होगा इसका पैरामीटर। कितना होना चाहिए वैसे, देखो ये माइनस हो जाएगा 8t, ये होगा इसका पैरामीटर। ठीक है, तो क्या होगा, ये होगा -8t, और इसका जब पावर करेंगे हम लोग 3, तो कितना आएगा, -8 का पावर होगा, -8 का इसका पावर हो जाएगा 3, ऐसे, मतलब ये P1 P2 P3 जो है वो ऐसे बदलते जाने वाले हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे पहला वाला प्रॉब्लम देख लेते हैं, क्या बोला उसने कि P1 के कोऑर्डिनेट कितने 1,1 है, देन अपने को ये सम निकालना है। ठीक है, इसका मतलब ये क्या है सम, पहले तो ये सम ऐसा है, 1 अपॉन कितना एक्स, एन की वैल्यू जब ये आर होना चाहिए, सॉरी ये होगा आर, ठीक है ना, तो आर की वैल्यू जब 1 रखे तो 1/x1 होगा, प्लस 1 कितना आ जाएगा x2 होगा, फिर 1 हो जाएगा x3, ऐसे कहीं कहाँ तक जाएगा 1/x इन्फिनिटी, मतलब ये इन्फिनिटी तक चले जाने वाला है। ठीक है, तो तुम्हारा x1 कौन सा है, ये t है। ठीक है, और ये 1/t की बात चल रही है। फिर क्या है कि 1 कितना होगा, ये 1 होगा -2t, बराबर ना, इसका x1, फिर बाद में कितना आएगा प्लस 1 कितना आएगा 4t, फिर -1 आएगा 8t, मतलब ये प्लस और यहाँ पे माइनस, ठीक है ना, और ऐसे चल जाएगा ये इन्फिनिट तक। अब देख लो, अब t की वैल्यू कितना है कैसे निकालोगे, तो तुमको दे दिया p के कोऑर्डिनेट्स, P1 के कोऑर्डिनेट कितने 1,1 है, मतलब ये जो पॉइंट है 1,1 है, तो तुमको t की वैल्यू आराम से मिलेगी कितना 1 है, बराबर है क्या, टी की वैल्यू कितना है 1 है, तो बस ये टी की वैल्यू 1 रख दो, या फिर कॉमन ले लो तो भी चल जाएगा, तो 1/t जब कॉमन ले लिया तुमने तो यहाँ पे बच गया 1, यहाँ पे बच गया -1/2, यहाँ पे बच गया 1/4, यहाँ पे -1/8, और चलते जाएगा ये इन्फिनिट तक। और ये दिख रहा है आपको, ये जीपी है इनफाइनाइट, मतलब जीपी है इनफाइनाइट सीरीज का, और टी की वैल्यू 1 भी है, तो इसका जो समेशन आएगा ये डिवाइड बाई ये की वैल्यू कितना है 1 है, 1 माइनस रेशियो कितना है -1/2 है, तो कितना आ जाएगा ये 3/2, मतलब हो जाएगा 2/3, बस ये आंसर आ जाएगा। सही है, तो 2/3 देखो कौन सा है, ये ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब सेकंड में अब y का क्या करना है तुमको, ये आर ही होगा, y का तुमको क्या करना है समेशन करना है, तो 1/y1 1/y2 ऐसे ना, तो सेकंड वाले के लिए तो 1 हो जाएगा y1, फिर 1 हो जाएगा y2, फिर 1 हो जाएगा y3, ऐसे कहाँ तक इन्फिनिट तक। तो देखो ये y1 y2 y3 क्या है, ये मतलब ये r है, ये r है। ओके, y1 कितना है t क्यूब है, यहाँ पे कितना आएगा, पहले में आएगा 1/t क्यूब, दूसरे में कितना आएगा
1/-2t इसका क्यूब होगा। फिर कितना आएगा, 1 आएगा 4t इसका होगा क्यूब। फिर कितना आएगा, -1 होगा -8t इसका क्यूब। मैं डायरेक्ट डायरेक्ट जो पैरामीटर है ना उसी की वैल्यू रख रहा हूँ। देखो इसका पैरामीटर कितना है, t है तो t क्यूब हो गया। इसका पैरामीटर कितना है, -2t है तो उसका क्यूब। इसका पैरामीटर कितना है, 4t है उसका क्यूब होगा। और यहाँ पे कितना है, -8t है उसका रेसिप्रोकल का क्यूब। ऐसा होगा ना, सही है। तो सबके अंदर 1/t³ मुझे कॉमन दिख रहा है तो उसको मैंने बाहर निकाल दिया। तो यहाँ पे बचेगा 1, यहाँ पे बचेगा कितना 1/8। यहाँ पे 1/8 लिखने के बजाय मैं 2³ भी लिख देता हूँ, ठीक है ना। ये लिख देंगे 2³। फिर इसके बाद यहाँ पे कितना लिख देंगे, प्लस 1 कितना आ जाएगा, ये होगा 2⁻6। और यहाँ पे लिख देंगे कितना, 1/2⁹। सही है। तो ऐसे चल जाएगा ये इन्फिनिट तक। बस इसका समेशन चाहिए। फिर से ये जीपी बन गया। समझ में आ रही बात आपको, ये फिर से क्या बन गया, जीपी बन गया। तो ये 1/t³ तो बाहर रख दो, ठीक है। इसका समेशन कितना आ जाएगा, 1/1 माइनस रेशियो कितना है, -1/8 के बराबर है। तो कितना आ रहा है देख लो, ये होगा 1/t³। वैसे टी की वैल्यू 1 है तो भी चलेगा। 8 हो जाएगा कितना, 9। सही है। तो 8/9। अच्छा t³ की वैल्यू कितना, 1 है। ये मैंने कैसे बोला, ये 1, ये वही सेम ही पॉइंट है, 1, ही पॉइंट है ना। तो इसका मतलब टी की वैल्यू जब 1 होगी तो t³ भी कितना होगा, 1 ही होगा। सही है। तो ये भी 1 और ये भी 1, तो आंसर कितना आ जाएगा, 8/9। ये होगा तुम्हारा आंसर। और चेक करो 8/9 है क्या, ये है, सी ऑप्शन है। ठीक है। अब तुमको एरिया ढूंढना है ट्रायंगल P1, मतलब जो P1 P2 P3 जो पॉइंट बन रहे हैं उससे जो ट्रायंगल बनेगा, और P2 P3 P4 से जो ट्रायंगल बनेगा उसका। ठीक है। तो तुमको दो ट्रायंगल का एरिया चाहिए, ठीक है ना। तो P1 P2 P3, तो P1 P2 P3 ये हो गया। फिर P2 P3 P4 इससे जो एरिया बनेगा, और उसका रेशियो चाहिए ना, रेशियो चाहिए, ठीक है। तो एरिया कैसे बनाएंगे फिर, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल P1 P2 और P3 डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल P2 P3 P4। ये एरिया कैसे आएगा, हाफ टाइम्स, ठीक है, डिटरमिनेंट आएगा। और यहाँ पे एरिया हाफ टाइम्स, क्योंकि हमने कोऑर्डिनेट तो निकाल लिया ना इसके, तो बस अब इसमें ये एंट्रीज लिख देना है, ठीक है। तो ये क्या होगा, t, और ये होगा t³ और ये 1। फिर आएगा -2t, फिर -2t का क्यूब और 1। फिर बाद में आएगा 4t, माइनस होगा 4t का क्यूब और ये 1। बस इतना ही होगा। सही है। अब P2 कितना है, P2 के कोऑर्डिनेट है -2t, माइनस हो जाएगा 2t का क्यूब और होगा 1। यहाँ पे कितना आएगा 4t, फिर ये होगा 4t का क्यूब और होगा 1। और यहाँ पे -8t, माइनस हो जाएगा 8t का क्यूब और ये होगा 1। सही है। तो ये बन गया। बस अब इसको सिंप्लीफाई कर देना है। अब डिटर्मिनेंट के प्रॉपर्टीज लगा दो तुम। कैसे लगाएंगे, तो हाफ और हाफ तो कैंसिल ही हो गया। देखो इस पूरे कॉलम में कितना कॉमन आएगा, टी कॉमन आएगा। सही है। और इसमें से क्या कॉमन आएगा, टी का क्यूब कॉमन आएगा। तो इतना तो बाहर आ गया। अब यहाँ पे क्या बचा, 1 -2 और यहाँ पे 4। यहाँ पे 1, ये होगा -2 का क्यूब और -4 का भी क्यूब, और ये 1 ये 1 और ये 1 बच गया। नीचे कितना आएगा देखो, नीचे जो है यहाँ से -2t बाहर निकाल दिया पहले कॉलम में से। दूसरे कॉलम में से कितना बाहर निकालना पड़ेगा तुमको, -2t का क्यूब, ठीक है, -2t का क्यूब ये बाहर निकाल दिया। अब बचा क्या देखो, इसमें -2t बाहर निकलने से यहाँ पे +1 बचा, यहाँ पे -2t जाने से -2 बचेगा, और यहाँ पे -2t जाने से 4t बचेगा, 4 बचेगा। टी तो बाहर निकल गया, ठीक है। टी तो बाहर निकल गया, माइनस भी बाहर निकल गया, इसलिए -2 भी बाहर निकल गया, इसलिए +1, यहाँ पे -2 और यहाँ पे +4। कितना बाहर निकल चुका है इसमें से, -2t का क्यूब निकल चुका है बाहर, ठीक है। तो यहाँ पे तो 1 नहीं बचेगा। फिर यहाँ पे -2t का क्यूब बाहर निकल चुका है, तो यहाँ पे बचेगा -2t का क्यूब ही। और यहाँ पे बचेगा कितना, 8t का नहीं 4, कितना 4, मतलब कितना था यहाँ पे 8t का क्यूब था, बराबर ना। ये शायद 8t का अगर क्यूब था तो यहाँ पे कितना निकाला दिया हमने बाहर, -2t क्यूब बाहर निकाला, मतलब इसमें से 2t क्यूब बाहर निकाला, तो अभी भी कितना बचा, -4 + 4t का क्यूब बचा, बराबर है क्या, देख लो ये।
कैसे, जब ये इसके अंदर होगा तो पावर दोनों का सेम है तो इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो 2t और ये 4t कितना होगा, अच्छा t तो नहीं रहेगा ना यहाँ पे, सॉरी t तो बाहर निकल गया ना, पूरा t क्यूब तो बाहर निकल गया, मतलब -2 का क्यूब बाहर निकल गया, तो यहाँ पे 2 का क्यूब 2 बार बचा था ना, एक बार बाहर निकल गया, और -2 का क्यूब बाहर निकलने से 4 का क्यूब बचेगा सिर्फ इतना। अब देखा जाए तो ये प्लस बचना चाहिए था ऊपर भी, ठीक है, यहाँ पे प्लस था ही नहीं शायद, क्योंकि ये जो था ना ये प्लस ही था ये, तो यहाँ पे था ही नहीं। अब देखो ये वाला ब्रैकेट, ये वाला जो डिटरमिनेंट है सेम ही है, ऊपर कितना आएगा t का पावर 4 आएगा, नीचे कितना आएगा, ये होगा 2 और ये होगा 8, तो 16 हो जाएगा, और t का पावर 4, t का पावर 4, t का पावर 4 कैंसिल होके 1/16, ये आंसर आ जाएगा। मतलब इजी था, आप देख लो क्या कैसे किया है, तो ये 1/16 हो जाएगा, ठीक है। मतलब सारा खेल जो था ना इसी पे था, कि जो पैरामीटर तुमने सोचा था ना, तो P1 का पैरामीटर अगर t है तो P2 का पैरामीटर कितना हो गया, -2t हो गया, तो P3 का कितना हो जाएगा, t के बदले -2t ले लिया, तो अब -2t के बदले -2 टाइम्स ऑफ -2t होगा, फिर यहाँ पे -2 2 टाइम्स ऑफ ये होगा, ऐसे मतलब -2 से सर प्रीवियस पैरामीटर मल्टीप्लाई होते जाएगा ऐसे, ठीक है। ठीक है, फिर आज की क्लास में इतना ही। ये चैप्टर मतलब टेंजेंट नॉर्मल वाला पोर्शन यहाँ पे हम लोग ख़त्म करते हैं। इसकी जितनी ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है ना। क्वेश्चंस इसके बनने चाहिए, इजी टॉपिक है। ओके, मिलते हैं अगली क्लास में। जय भारत।